नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के पार्ट में वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। जो आपका वैदिक युग है उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यह टॉपिक आपको बता दूं, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जीके जीएस हिस्ट्री के पार्ट में है तो वह है आपका वैदिक युग, जिसे हम अंग्रेजी में इंग्लिश में वैदिक पीरियड भी कहते हैं। लेक्चर को मैंने ठीक उसी तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। इन डेप्थ तो आपको हिस्ट्री की क्लास तो लेनी नहीं है, बीए हिस्ट्री से करना नहीं है ना, एमए हिस्ट्री से करना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समझना है। पढ़े लिखे तो आप ऑलरेडी हैं, आप ग्रेजुएट हैं सभी, है ना, डबल ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ के भी हैं। तो समझना है बस आपको, है ना। ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा। वैदिक पीरियड, ये इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कैसे, देखिए, इसलिए मैंने यह पूरा एक इमेज क्रिएट किया है आपके लिए। ठीक है, अब इसका एक परिचय देख लेते हैं। परिचय देखिए, बहुत आराम से एक एक चीज को हम लोग समझेंगे यहां पर, है ना। इसे मैं फ्रेम में ले लेता हूं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, परिचय। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पैरा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसमें क्या हुआ था ना, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। कैसे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के तरफ जब बढ़ती है तो क्या बदलाव होता है, आप इस वैदिक काल में आप देखिएगा, है ना। जो कहते हैं ना कि जनरेशन गैप कहते हैं ना, वो समझिएगा आप इस वैदिक काल में। ठीक है, जनरेशन गैप, जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका नाम वेद ग्रंथों पर आधारित है। वेद के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है। तो वेद से आपका वैदिक काल, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे वेद पुराण ये सब कुछ लिखे गए थे। तो वेद, इसका नाम जो है किस चीज पर आधारित है, वेद ग्रंथों पर आधारित है। ये भी सवाल बनता है, इसीलिए याद रखिएगा वैदिक काल का जो नाम पड़ा है उसका आधार क्या है, तो वेद ग्रंथों पर आधारित है, जो उस काल के पवित्र ज्ञान का संग्रह है। ठीक है, जो आज हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी, वो उसी समय लिखा गया था, वैदिक काल में ही लिखा गया था। वेद शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत की विद धातु से बना है। यह भी याद रखिएगा, संस्कृत के कौन से धातु से, यानी शब्द से, तो विद। ठीक है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, जानना। वेद का मतलब, वेद कहां से लिया गया, वेद लिया गया आपको संस्कृत के विद धातु से। ठीक है, इस शब्द से लिया गया, विद से। और इसका मतलब, विद का मतलब क्या होता है, तो जानना। ठीक है, टू नो, जानना। यह सभ्यता अपने विकास के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरी। मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम कह रहे हैं ना कि एक बदलाव जो होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वह इस युग में वही सब कुछ हुआ। बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से बदलाव होता है और इसका इम्पैक्ट आज तक है। आपके घर में जो पूजा पाठ, ये हवन, ठीक है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यह इसी वेद पर आधारित है। सोचिए, उसी काल को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो यह जो सभ्यता है अपने विकास के दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है, जिसे मुख्य रूप से हम लोग दो चरणों में
विभाजित करते हैं। देखिए 2 चरण क्या है, यह समझ लीजिए। पहला आपका प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल है जिसे हम क्या कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल। ठीक है, यही ऋग वैदिक काल है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। एकदम चिंता नहीं कीजिए, मैं तो सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, इसके अलावा आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, लॉकुल का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल उस पर मिल जाएगा। पहला तो हो गया आपका प्रारंभिक वैदिक काल, यहाँ जो आप देख रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्या है, दूसरा पीरियड क्या था, उत्तर वैदिक काल। यह था आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके तहत मैंने क्या किया है, इन दोनों टाइम पीरियड, ये जो 2 टाइम पीरियड है ना, प्रारंभिक वैदिक काल, ठीक है, यहाँ पर प्रारंभिक वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल, इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में समझेंगे, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, धार्मिक जीवन में हुए प्रमुख परिवर्तन की तुलना करेंगे। अब देखिए क्या बदलाव हुआ, बहुत मैंने सिंपल तरीके से इस लेक्चर को डिजाइन किया है। फिर देखिए तैयारी तो हमने भी करी है, तो हम, मुझे जो लगता था कि जटिल है, समझ में नहीं आया, मुझे इसमें बहुत दिक्कत होता था, इस पर्टिकुलर वैदिक काल में, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस लेक्चर को तैयार किया। ठीक है, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, कबीले से पहले क्या था, ये कबीले के रूप में, कबीले मतलब क्या, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, राज्य तक, ठीक है, फिर राज्य तक के लोग पहुंचे, राजा महाराजा, है ना। पहले एक छोटा सा कबीला समूह होता था, वहां से फिर क्या हुआ, पूरा स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो उनका दायरा बढ़ता है, और एक राज्य के रूप में, जैसे आज वर्तमान में राज्य है ना, या पुराने जमाने में राजा महाराजा का राज्य होता था, प्रदेश होता था, वहां उस समूह तक कैसे पहुंचे, एक छोटे से ग्रुप से लेकर उसका दायरा व्यापक कैसे हुआ, कबीला तो एक छोटा सा समूह, और राज्य के रूप में वो कबीला एक राज्य का रूप कैसे लेता है, यह समझिए। वैदिक काल में यही सब कुछ पढ़ना है, इसी से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। जन था मतलब छोटा सा समूह था, डायग्राम भी मैंने बनाया है, और यह जन से बन गया जनपद, इतना बड़ा सा देखिए बिल्डिंग। यह बदलाव का मैंने दिया है आपको, इस इमेज के माध्यम से समझिए कि यह बदलाव है। एक छोटा सा रूप था, वो छोटा सा रूप आपका जनपद का रूप ले लेता है। प्रारंभिक वैदिक काल की समतावादी जनजातीय व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में एक अधिक संरचित जो व्यवस्था थी, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था उस वक्त। ठीक है, वहां पर जो है हर किसी का वहां क्या था, एक पोजीशन डिसाइड था, एक डेजिग्नेशन था, जैसे आज होता है ना, यह पोस्ट दिया जाता है, तो वहां पर अलग अलग पद दिए गए थे, अलग अलग पोस्ट दिए गए थे, व्यवस्था थी, और क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था भी उसी वक्त विकसित हुई थी। ठीक है, यह परिवर्तन मुख्य रूप से पशुचारण अर्थव्यवस्था से स्थिर कृषि की ओर संक्रमण का परिणाम था, जिससे क्षेत्रीय राज्यों और एक अधिक जटिल प्रशासन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब देखिए आपको बताता हूं मैं, जो प्रारंभिक वैदिक काल था, यहां जो हमने देखा है ना, ये प्रारंभिक वैदिक काल जिसे हम ऋग वैदिक कहते हैं, उस समय क्या होता था, जो आपका जीवन यापन के लिए, ठीक है, जो व्यवस्था थी उस वक्त, यानी कि आय की जो व्यवस्था थी, ठीक है, रोजी रोटी की जो व्यवस्था थी, कमाई का जो जरिया था, वह क्या था, पशुपालन करके लोग करते थे, खेती किसानी ये सब कुछ उस वक्त नहीं था। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा एक समूह होता था, कबीले, कबीलाई होता ना, कि वहाँ पर एक छोटा सा समूह इकट्ठा होकर रहता है। ठीक है, उसमें कोई एक लीडर होता है जिसके पास तजुर्बा होता है। तो यही था शुरुआती दौर में। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो ऋग वैदिक पीरियड है, प्रारंभिक जो आपका वैदिक काल है, जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 ईसा पूर्व के बाद से क्या यहाँ आ गया उत्तर वैदिक काल, जब क्या हुआ, एक राज्य की व्यवस्था आई। ठीक है, राजा महाराजा की जो बात करते हैं, राजा महाराजा की बात करते हैं, वो पूरा सिस्टम आया। ठीक है, राज्य व्यवस्था आई, तो उसके लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, तो ये सारा बदलाव हुआ वहां पर। ठीक है, पूरा एक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी
उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं था। अब थोड़ा सा इस चार्ट से आप और बहुत अच्छे से समझेंगे। विशेषता, मूल इकाई, पहली विशेषता मूल इकाई। तो जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, उसमें क्या था? समाज की प्रमुख इकाई जिसे हम जन कहते हैं, जनजाति, ट्राइबल के रूप में रहते हैं। कैसे अभी भी देखिएगा, आप जाइएगा बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में जाइएगा तो बहुत बड़े ग्रुप में, छोटे छोटे समूह में रहते हैं वो लोग, ठीक है। इनका संबंध कबीलाई संबंधों पर आधारित था, ठीक है ना। बहुत बड़ा कोई राज्य का रूप नहीं, छोटा छोटा ग्रुप, हर कबीले का, ट्राइबल का एक छोटा छोटा समूह होता था। तो यह क्या है? यह वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल में होता था जिसे हम ऋग वैदिक कहते हैं, ठीक है। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहां पर जनपद की बात हुई। जनपद आज भी कहते हैं जनपद, जनपद मतलब जिला की बात कही जाती है। तो जनपद की जो अवधारणा का उदय हुआ, एक छोटे से गांव से या एक छोटे से समूह से वह समूह बड़ा हो गया, ठीक है, उसका विस्तार बढ़ा और वह जनपद का रूप ले लिया। जन क्या बन गया? जनपद के रूप में आ गया। जनपद जनपद की अवधारणा का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में, जो एक निश्चित क्षेत्र पर आधारित राज्य को दर्शाता था। जैसे बिहार एक निश्चित क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर जिला है, इसका एक क्या है? एरिया है। सीमांकन हुआ, पहले कोई किसी की कोई सीमा नहीं थी। एक छोटा सा जो है, जो वैदिक काल था, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल था, छोटा सा समूह था, वो रहते थे, बस हो गया। फिर थोड़ी दूर जाके एक छोटा सा समूह था, कोई किसी की कोई सीमा नहीं थी, कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। लेकिन अभी क्षेत्राधिकार है ना, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सीमा तक किसकी है? तो मुजफ्फरपुर की सीमा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो आपका सीतामढ़ी शुरू हो गया, या फिर इधर आइए पटना की तरफ तो हाजीपुर हो गया आपका। तो वैसे जो पूरी अवधारणा है इसकी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सीमांकन की जो बात करते हैं, यह आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। जब भी कोई व्यवस्था जब बड़ी होती है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह किया जाता है, तो वही किया गया, ठीक है। तो जनपद की जो अवधारणा का उदय कब हुआ था? जो आज हम लोग वर्तमान में भी देख रहे हैं, ठीक है। हर राज्य की एक सीमा है, उत्तर प्रदेश राज्य की अलग सीमा है, बिहार की अलग सीमा है, बगल में झारखंड हो गया, बंगाल हो गया। तो यह सब कुछ जो सीमा है, यह सब कुछ कब हुआ था? यह राज्य की जो टेरिटोरियल डिवीजन है, राज्यों के बीच में जो बंटवारा है क्षेत्रों का, ठीक है, वह क्या, कहाँ से? तो यही जनपद के कॉन्सेप्ट से आया। तो जनपद की जो अवधारणा का उदय हुआ कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो एक निश्चित क्षेत्र पर आधारित राज्य को दर्शाता था। जैसे बिहार राज्य है, इतना एरिया है, बिहार का मानचित्र है। उसके बाद राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग इसी काल में हुआ। आज हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं ना, भारत एक क्या है? राष्ट्र है। तो राष्ट्र जो शब्द आप सुन रहे हैं, पहली बार कब हुआ था? यह भी सवाल बनता है। दो सवाल यहां पर आपके बन गए। पहला है कि जो आपका कबीलों में या छोटे समूह में किस काल में लोग रहते थे? तो वह था आपका प्रारंभिक वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड में। छोटे समूह में रहते थे, कबीलाई समूह होता था। और पहली बार राज्य की जो बात होती है, स्टेट की बात होती है, वह किस काल में हुआ था? यह शब्द का जो उदय हुआ था, कब हुआ था? तो सबसे पहले जनपद शब्द का उदय हुआ था, जिला का बात हुआ था। जनपद का मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ? राज्य शब्द, स्टेट की बात कब की गई थी? तो यह भी आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। फिर राष्ट्र की बात, नेशन की बात कब कहा गया था? तो यह भी पहली बार उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। अब राजा की बात, राजा की भूमिका, आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री, शासक जो थे अलग अलग समय कालखंड में उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा, ठीक है। तो राजा की भूमिका, तो यहां जो राजा थे, कब? आपको ऋग वैदिक पीरियड में, जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें राजा को राजन कहा जाता था। और उसका मुख्य कार्य था जन की सेवा। जन मतलब लोग, कहते आम जन, एक शब्द है ना, आम जन यानी आम जनता। तो जन लोगों और उसके पशुओं की रक्षा करना था, क्योंकि उस वक्त रोजी रोटी का, जीवन यापन का एक ही साधन था, वो पशुपालन था। तो उस वक्त राजा की भूमिका यही होती थी। और यहाँ राजा की भूमिका क्या? अब एरिया तो बड़ा हो चुका था, हर किसी को अपना वर्चस्व भी दिखाना था, वर्चस्व की लड़ाई भी होती थी ना। यही राजा, देखिए, ये जो इमेज इसलिए बनाया मैं आपको, देखिए, ये राजा हुआ करते थे, ठीक है। इस लेवल पर जो है युद्ध भी होता था फिर, ठीक है। ये आपके राजा थे उस वक्त, इन्हीं, यही देख लीजिए। तो यहां पर आप आइएगा तो ये राजा जो उस वक्त के होते थे, जिनको कि
आपको ऋग वैदिक में राजन कहा जाता था। तो यहाँ जो राजा आपके होते थे, राजा की क्या भूमिका होती थी? तो अपने सीमा की रक्षा करना। आज भी होता है। आपके देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो भी नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनका क्या है? अपने देश की रक्षा करना, अपने हितों की रक्षा करना। तो उस वक्त ये जो शुरुआत हुई थी अपने सीमा की, अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करना, ये कब हुआ था आपका? तो यह हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, जहां जहां क्या होता था? जहां उसके कबीले के लोग बसते थे, मतलब उनके राज्य के लोग जहां पर वहां पर निवास करते थे अपने लोगों की रक्षा के लिए। फिर राजा का पद, राजा का जो पोस्ट होता था, उसका नेचर क्या था? तो ऋग वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा ऋग जो वैदिक पीरियड था, ठीक है, उसमें नहीं था। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड जो आपका था, प्रारंभिक वैदिक काल जिसे हम कहते हैं, तो ऋग वैदिक काल में जो राजा का बेटा राजा होगा, यह सिस्टम नहीं था। उस वक्त क्या होता था? कबीलों के सदस्यों में से राजा का चयन करने में जनजातीय सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। देखिए, कबीले के कुछ उसमें कैसे मेंबर होते हैं, तो कबीले में जो लोग मेंबर होते थे, उसके सदस्य होते थे, उनके द्वारा क्या होता था? उसी बीच में सभा करके, यानी मीटिंग करके राजा जो थे उनको चुना जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में? ठीक है, ऋग वैदिक में तो चुना जाता था, ठीक है, मेंबर के द्वारा। लेकिन जब आपका उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें क्या हुआ? राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा राजा। राजा की सत्ता स्थापित करने के लिए वाजपेयी और राजसूय, राजा के अभिषेक से जुड़ा एक भव्य यज्ञ जैसे विस्तृत राजाभिषेक अनुष्ठान किए जाने लगे। होता क्या था बताते हैं। जो आपका ऋग वैदिक पीरियड है, उसमें यह नहीं था कि वंशानुगत नहीं था, यानी जनरेशन बाय जनरेशन नहीं, यानी कि अगर मैं आज राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा। यह कॉन्सेप्ट आपका ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था। ठीक है, लेकिन जब आपका उत्तर वैदिक पीरियड आ गया, ठीक है, तो उत्तर वैदिक पीरियड में क्या हुआ आपका? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा बने, यानी मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा। और उससे पहले क्या होता था? तो अनुष्ठान, पूजा पाठ का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं था। ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था। यहां पर पूजा पाठ होने लगा, एक आयोजन, राज्य अभिषेक, है ना, पूजा पाठ होता था, उसके बाद उनको गद्दी पर बैठाया जाता था। उसके बाद प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन में क्या था? तो राजन को सभा, समिति, विद्वता, गण और परिषद जैसी जनजातीय सभाओं से सहायता मिलती थी। यह पूरा समझिए कि कहते नहीं है कि मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। वह क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के साथ वो मिलकर काम करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो जो राजा भी थे, जिनको राजन कहा जाता था, तो उस वक्त जो प्रशासन था, ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो था, उसमें उसको कौन लोग सहयोग करते थे? तो सभा के लोग, जो समिति के लोग होते थे, अलग अलग कमेटी होती थी, ठीक है, विद्वता, फिर गण के लोग होते थे, फिर परिषद होती थी। जनजातीय सभाओं से क्या होता था? उनको सहायता मिलता था। और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, क्या होता था? सभा का महत्व समिति से अधिक हो गया। ठीक है, समिति से ज्यादा महत्व किसका हो गया? सभा का। राजा बैठते थे, एक पूरी सभा, उनके साथ में जो भी उनके मंत्री होते थे वह बैठते थे, जिससे राजा पर जनजातीय नियंत्रण कमजोर हुआ। लेकिन इससे नुकसान यह हुआ कि लोगों के बीच में क्या हुआ? राजा जो थे उनका नियंत्रण लोगों से वो कट गए थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर था, इस समय था वैदिक काल में कि राजा डायरेक्ट जुड़े हुए थे। पहले क्या था? छोटा समूह था। अब साफ बात भी है कि जब दायरा बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि हर कोई राजा से मिल पाए, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाए। तो यह थ्रू किसके मिलते थे? तो यह मिलते थे सभा के माध्यम से, उनकी बातों को सुना जाता था, आम पब्लिक की बात को सुना जाता था। कर, ठीक है, टैक्स की बात होती, कर प्रणाली, ठीक है, तो टैक्स का क्या मैकेनिज्म था? तो लोग राजा को बलि नामक एक स्वैच्छिक योगदान या भेंट देते थे। ठीक है, टैक्स का जो रूप था उस जमाने में क्या था? बलि के रूप में देते, जो विशेष अवसरों पर दिया जाता था प्रारंभिक वैदिक काल में। और यहां क्या होता था उत्तर वैदिक काल में? तो बलि, भाग और शुल्क, ठीक है, यह सब कुछ जैसे नियमित कर स्थापित हो गए उस समय में दिए जाते थे। यहां पर प्रारंभिक वैदिक काल में क्या था? सिर्फ बलि नाम से एक आपको उस वक्त टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो बलि, भाग और शुल्क जैसे नियमित कर जो है स्थापित हो गए। कर वसूली के लिए भग दूग नामक एक अधिकारी नियुक्त किया गया, यह भी याद रखिएगा। अधिकारी का नाम क्या? भग दूग। यह आपका जो टैक्स होते हैं ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऑफिशियल्स होते हैं, तो यही उस जमाने के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर थे, इनको भग दूग कहा जाता था। ठीक, उसके बाद सेना, जैसे हमारे यहाँ आज आर्मी है वैसे ही सेना।
तो एक अस्थायी लड़ाकू बल होता था जिसे युद्ध के समय कबीले के सक्षम लोगों से तैयार किया जाता था। पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते थे, युवा होते थे, उनको तैयार किया जाता था कि भाई कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति, क्योंकि पहले उतनी लड़ाई नहीं होती थी, है ना? क्योंकि उस सत्ता का उतना ज़्यादा था नहीं उस समय, छोटा-सा दायरा था, तो लड़ाई होती नहीं थी। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत कोई ऐसा नहीं था कि हाँ, ये हमारे यहाँ की आर्मी है, ये लोग लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। कुछ लड़के थे उस वक़्त के, ठीक है, लड़ाकू लड़ाके थे, और उनको क्या किया गया कि एक अस्थायी लड़ाकू बल बनाया गया कि कभी भी ऐसी स्थिति होगी लड़ाई की, अगर कुछ ऐसा होता है, तो वो लड़ाई करेंगे। कबीलों में से जो सक्षम लोग होते थे शारीरिक रूप से, उनको चयन किया जाता था, तैयार रखा जाता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या, करों द्वारा समर्थित एक प्रारंभिक अस्थायी सेना का गठन हुआ। करों मतलब टैक्स। तो कर जो होता था, टैक्स जो लिया जाता था, उससे क्या हुआ, यानी कि पूंजी आया। ठीक है, पूंजी आया तो उससे क्या होता था कि इससे जो सेना में बकायदा भर्ती होती थी और उन लोगों को बकायदा भुगतान पैसा दिया जाता है। जैसे आज नौकरी करते हैं तो उसके बदले आर्मी में जो लोग नौकरी करते हैं पैसा मिलता है। एक प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत क्या हुआ, एक प्रारंभिक अस्थाई मतलब परमानेंट एक सेना जो होती है उसका गठन हुआ था पहली बार। ठीक है, पहली बार हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। अब क्या हुआ, जैसे जैसे राजा की शक्ति क्षेत्रीय नियंत्रण और वंशानुगत अधिकार पर केंद्रित होती गई, इस राजनीतिक पदानुक्रम को उचित ठहराने और बनाए रखने के लिए एक अधिक कठोर सामाजिक संरचना की आवश्यकता पड़ी, जिसने वर्ण व्यवस्था के उदय को बढ़ावा दिया। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था की जो बात होती है, अलग अलग वर्ण है ना, अलग अलग, ठीक है, वह कैसे आया आपका, तो वर्ण व्यवस्था आया कि भाई राजा हैं, तो अपनी पकड़ को बनाने के लिए राजा ने क्या किया कि भाई इसका विरोध ना हो, आगे चल के मान लीजिए कोई किसी प्रकार का विरोध होता है, तो उन्होंने समाज में एक ऐसी व्यवस्था बना दी उस वक्त कि भाई हमारा तो काम ही, हम मजबूरी है हमारी राजा बनना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था है। अब उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था का जो उदय हुआ इसी समय में हुआ आपका उत्तर जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल जो आप देख रहे हैं, इसी समय पहली बार आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका उदय कब हुआ था पहली बार, तो कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। राजा का बेटा राजा, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे वो ब्राह्मण, इस तरीके से अलग अलग वर्ण व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो यह आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सामाजिक जीवन में परिवर्तन, भाई निश्चित तौर पे होगा, इतना सब कुछ बदलाव हो रहा, परिवर्तन कैसे नहीं होगा। एक ट्रांजिशन पीरियड हो गया। प्रारंभिक वैदिक काल में छोटा सा समूह होता था, है ना, कबीले के रूप में रहते थे, और यही बदलाव हुआ, देखिए ये बदलाव हुआ, और देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गया। यहाँ क्या थे, कोई, सब बराबर। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई जाति की जो बात होती है, वर्ण की बात होती है, कुछ नहीं था, सब एक पंक्ति में थे। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आ गया धीरे धीरे एक पिरामिड के रूप में। उत्तर वैदिक में वर्ण व्यवस्था, प्रारंभिक वैदिक काल के अपेक्षा कुछ लचीली सामाजिक संरचना उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर अधिक कठोर और जटिल हो गई। वही मैंने कहा आपको कि प्रारंभिक जो वैदिक काल था वहाँ कोई ऐसी कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, हर कोई बराबर था, खेती कर रहे हैं लोग, अलग अलग काम कर रहे हैं, काम के आधार पर उनके कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, लेकिन काम के आधार पर क्या हुआ, समाज में एक नई संरचना, ठीक है, वह बनी, और उसका जो आधार क्या हुआ, तो यह वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आधार हुआ अपने, कहते हैं ना, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कि भाई हम राजा हैं, विरोध ना हो जाए तो हम कहेंगे हम राजा, हमारा काम ही यही है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनकी जो वर्ण व्यवस्था है, जाति है, उसका जो है उदय हुआ आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जो पहली बार जो आप संरचना देख रहे हैं, यह कब हुआ, तो यह हुआ आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ सब बराबर है, यहाँ देखिए अंतर हो गया सब में। ठीक है, अब सामाजिक तुलना देखिए, सामाजिक तुलना में विशेषता परिवार। तो प्रारंभिक वैदिक काल जो आपका ऋग वैदिक काल था, जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी जो कुलों से मिलकर बनती थी। जन, ठीक है, समूह जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, वो किसी भी समाज में एक सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ क्या है सबसे बड़ी इकाई, तो हमारे यहाँ है क्या है, तो राज्य है, उसके बाद फिर देश है ना, उसके नीचे आइए जिला है,
फिर क्या है, आपका पंचायत है ना, म्युनिसिपैलिटी एरिया है, तो ऐसे करके तो वहाँ की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन, छोटा सा समूह होता था, ठीक है। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मूलभूत इकाई बना रहा, लेकिन 3-4 पीढ़ियों से एक साथ रहने से संयुक्त परिवार की अवधारणा विकसित हुई, ठीक है। तो परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार में क्या था, जन सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है, कुल से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो परिवार है, फैमिली है, वह समाज की मूलभूत इकाई बना रहा, ठीक है, लेकिन 3-4 पीढ़ियों से एक साथ रहने से संयुक्त परिवार की अवधारणा, जो संयुक्त परिवार की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वह क्या, 3-4 पीढ़ी एक साथ जब रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली की बात यहाँ पर आई आपको उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था, इसमें आपको ऋग वैदिक जो पीरियड था, ठीक है ना, जो प्रारंभिक जो आपका वैदिक काल था, उसमें वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था था ही नहीं उस वक्त। समाज व्यवसाय के आधार पर विभाजित था, जिसको जो काम करना है काम करे, कोई वर्ण व्यवस्था जाति कुछ नहीं था, लेकिन यह जन्म पर आधारित नहीं था। होता ना कि अब उस बाद में क्या हुआ, जन्म के भाई तुम इस वर्ण से हो, जन्म से तुम यही, अब तुम हो, तुम्हारा यही काम है, ठीक है, यह आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं था आपका, ठीक है, ऋग वैदिक में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण पुरोहित हुए, क्षत्रिय उनका काम है योद्धा, लड़ाई करना, वैश्य व्यापारी या फिर किसान, और शूद्र सेवक, यह वर्ण व्यवस्था हो गया था। कब हुआ था, उत्तर वैदिक में हुआ था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो आपका ऋग वैदिक काल है, वहां कोई वर्ण व्यवस्था वाली बात नहीं थी, जिसको जो काम करना है करिए, बाई बर्थ किसी की कोई जाति नहीं, कुछ नहीं। महिलाओं की स्थिति, तो जो आपका ऋग वैदिक पीरियड था, तो वहां पर समाज जो है पितृस्तात्मक था, फिर भी मतलब पुरुष प्रधान था, ठीक है। कब, आपका ऋग वैदिक पीरियड में समाज भले ही पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, उन्हें सम्मान मिलता था महिलाओं को। ये नहीं कि उनका कोई उनके वजूद में, अस्तित्व में कोई कमी थी, उनको भी बराबर का अधिकार मिला हुआ था, पूरा सम्मान दिया जाता था महिलाओं को। वे शिक्षित भी थी और सभाओं में भाग भी ले सकती थी। सोचिए कितना ज्यादा, पूरा पार्टिसिपेशन मिला हुआ था, ठीक है, पुरुष प्रधान था, पुरुष को एक ओहदा, थोड़ा सा एज मिला हुआ था, है ना, लेकिन महिलाओं के भी अधिकारों में कोई कमी नहीं थी, कटौती नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी, उनको सम्मान मिलता था, वह जो सभा होती थी उसमें भाग भी ले सकती थी। अपाला और घोषा जैसी महिलाएं कवित्रियों का उल्लेख भी मिलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। अपाला और घोषा, अपाला और घोषा जैसी महिलाएं क्या थी, कवित्री थी, ठीक है, इनका उल्लेख भी मिलता है। किस काल में मिलता है आपको, ऋग वैदिक काल में मिलता है। और यहां पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जब सामाजिक का दायरा और बड़ा हो गया, समाज का दायरा तो बड़ा हो गया, राज्य का निर्माण हो गया, राजा आ गए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी आ गई, लेकिन महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, गिरावट आई, उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा, और सार्वजनिक सभाओं में उनकी भागीदारी प्रतिबंधित हो गई। यहाँ तो भागीदारी थी, उनकी जाती थी वे, ठीक है, महिलाएं जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, महिलाओं को जो सभा होती थी, आम सभा होती थी, वहां पर उनको जाने पर उनके प्रतिबंध लग गया, रोक लगा दिया गया। बाल विवाह की प्रथा भी जो पहली बार कहा, कब शुरू हुई, आपको उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब सामाजिक तुलना देखिए, सामाजिक तुलना, गोत्र प्रणाली, गोत्र की जो बात करते हैं, तो यह प्रारंभिक वैदिक काल जो आपका ऋग वैदिक पीरियड है, इसमें गोत्र जैसी कोई बात नहीं थी। भाई जब वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं तो गोत्र कहां से आएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा का उदय हुआ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था था। इसका अर्थ था कि एक ही गोत्र के लोग एक ही पूर्वज के वंशज हैं, और समान गोत्र में विवाह निषिद्ध है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि शांडिल्य, तो शांडिल्य गोत्र के अगर हम लोग हैं तो हम एक ही वंशज के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, इसे कोई पर्सनली नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था का कोई उल्लेख यहां पर नहीं था। कहां नहीं था, ऋग वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। कबीलाई समूह में रहते थे तो उतना ज्यादा ये सब में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आश्रम व्यवस्था हुई, जीवन के 3 चरणों की अवधारणा विकसित हुई,
क्या हुआ, ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी, फिर गृहस्थ जीवन, ठीक है, उसका वानप्रस्थ और सन्यास, यह सब कुछ आपका 3 चरण यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, विद्यार्थी, गृहस्थ और सन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास। उसके बाद क्या हुआ, यह सामाजिक स्तरीकरण का, देखिए यह सामाजिक स्तरीकरण आर्थिक जीवन में हुए मूलभूत परिवर्तनों के साथ साथ विकसित हुआ, जिसने समाज की नींव को पशुचारण से कृषि की ओर स्थानांतरित किया। देखिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले हाई हो गया, पहले क्या था कि छोटे समूह में रहते थे, है ना, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, दायरा बढ़ा, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, राज्य व्यवस्था आई, ठीक है, अपने हितों की रक्षा करना लोगों को आया, ठीक है, हर राज्य की अपनी सेना बनी, वर्ण व्यवस्था हुआ, है ना, ये सारी चीजें हुई। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ ऋग वैदिक काल से लेके जो आपका प्रारंभिक जो वैदिक काल था, उससे अगर कहें तो उत्तर वैदिक काल में एक चीज एडवांटेज यह देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, कि वहां पर क्या हुआ, आर्थिक जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, उसमें क्या होता था, लोग पशुपालन ही करते थे, आय का स्रोत क्या था, पशुपालन बस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई, है ना। खेती की शुरुआत कब, कृषि की जो अगर बात करते हैं खेती की, तो वो कब हुआ आपका, तो उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई। आर्थिक जीवन में परिवर्तन तो वही, पशुचारण से कृषि तक, पहले पशुपालन करते थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खेती की ओर बढ़े। यहाँ पशुपालन देखिए, ठीक है, गाय रखते थे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ खेती, ठीक है, फावड़ा देख रहे हैं, ठीक है, हल है। तो इससे क्या हुआ, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुचारण पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की तकनीक के आगमन से लोहा, अब आयरन का बात करते हैं तो लोहा का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था, लोहे का, तो यह हुआ था लोहे की तकनीक के लोहा आया था आपका उत्तर उत्तर वैदिक काल में आया था, वैदिक पीरियड में आया था, लेकिन ऋग वैदिक में नहीं आया था। कब आया था, तो उत्तर वैदिक काल में आया था, ठीक है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर मतलब जो बाद में आया, लेटर वैदिक पीरियड। इसी लेटर वैदिक पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट होता है पूछिएगा, है ना। तो लोहे की तकनीक के आगमन के साथ क्या हुआ, यहाँ एक स्थिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बदल गई। निश्चित तौर पे जब खेती किसानी होने लगा, लोग के पास पूंजी पैसा, है ना, उनका लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर बहुत कुछ बढ़ा, ठीक है। तो पशुपालन के साथ साथ क्या हुआ, लोग खेती किसानी भी करने लगे। पहले एक ही काम होता था, पशुपालन, अब 2 काम इनके बढ़ गए, अब दोनों चीज एक साथ होने लगा। यह जो दोनों काम है, यह दोनों काम, खेती भी, यहाँ पशुपालन भी होने लगा और यहाँ खेती भी करने लगे, है ना। उसके बाद फिर देखिए, आर्थिक तुलना की बात करें तो उसमें विशेषता देख लीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल में क्या था, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जो मैंने आपको बताया, पशुधन था, विशेषकर गाय हो गया, ठीक है, और गाय धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। पशुधन जो था यानी गाय जो आप रखते थे, उससे क्या था, जिसके पास जितनी गाय होती थी, पशु होते थे, वो उतना धनवान व्यक्ति कहलाता था और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती थी, ठीक है ना। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, पशुपालन से हटकर स्थिर कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई। अब क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल में आए, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उसमें क्या हुआ, जिस व्यक्ति के पास गाय भैंस के अलावा अगर जमीन है, खेती है, किसानी है, तो और वो समृद्ध धनवान व्यक्ति माने जाने लगा, ठीक है। अब कृषि, केवल यव जौ की खेती का उल्लेख मिलता है। देखिए जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, ठीक है, उसमें जौ की खेती का उल्लेख मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं, चावल, दालें और गन्ना जैसी विविध फसलों की खेती होने लगी। दोहरी फसल की खेती भी की जाती थी, ठीक है। उसके बाद प्रौद्योगिकी, तो उसमें क्या हुआ, लोग तांबे से परिचित थे लेकिन लोहे की तकनीक का उपयोग नहीं करते थे आपको, ठीक है। जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, लोग तांबे से परिचित, तांबे को जानते थे, ठीक है, लेकिन उस वक्त लोहे का कोई अस्तित्व नहीं था, लोहे का कोई जिक्र नहीं था। लोहे का अस्तित्व कहाँ आया, तो लोहे की जो तकनीक थी वह कब आई आपकी, तो उत्तर वैदिक पीरियड में आई, यानी लेटर जो वैदिक पीरियड था उसमें लोहे की तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। हथियार भी बनाए जाने लगे, खेती किसानी के लिए हल हो गया, लोहे की नोक वाली हल और कुल्हाड़ियों ने कृषि दक्षता को बहुत बढ़ा दिया। देखिए हल की बात का ना, लोहे नोक वाली हल जो है, ठीक है, उससे ज़मीन की खुदाई होती थी बहुत अच्छे से किसानी के लिए, कुल्हाड़ी वगैरह की लकड़ी काटने के लिए या और किसी अन्य काम के लिए, कृषि के लिए, ठीक है।
उसके बाद विनिमय का माध्यम, तो गाय विनिमय का मुख्य माध्यम थी। पुरोहितों को उपहार में गाय दी जाती थी, घोड़े और सोने के आभूषण दिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि विनिमय मतलब क्या, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन, ठीक है। आज जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो होता है ना कि भाई आप पैसा देते हैं, करेंसी देते हैं, नोट देते हैं। तो उस वक्त क्या था, तो गाय थी, गाय के आधार पर जो मुख्य माध्यम थी। उपहार के रूप में भी गाय घोड़े, पशु का था मेन, तो पशु और सोने के आभूषण भी दिए जाते थे। लेकिन आपका उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें क्या हो, गायों के साथ साथ निस्क नामक सोने के सिक्के का उपयोग भी लेन देन के लिए होने लगा। तो सोने के सिक्के की जो बात करें तो वह कब हुआ, तो वह हुआ आपका लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में। फिर गौ प्रारंभिक वैदिक जीवन का केंद्र, तो गौ माता जो है, इनका सबसे ज्यादा जो इसकी जो इनकी जो भूमिका थी वो प्रारंभिक वैदिक काल में था, जिसे हम ऋग वैदिक कहते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में गायों का महत्व समाज की भाषा में गहराई से समाया हुआ था, ठीक है। ये याद रखिए, गाय जो है, गौ माता की जो बात करते हैं, तो उनकी जो महत्ता थी, वह जो उसके बारे में सबसे ज्यादा अगर जिक्र होता है, या इनकी महत्ता को जो सबसे ज्यादा समझा गया, वह ऋग वैदिक काल में समझा गया, जिसे हम प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। गोमत, धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी, या कुछ टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोमत का मतलब क्या हुआ, धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी। जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, उस समय ऋग वैदिक पीरियड में धनी व्यक्ति उसे ही कहा जाता है जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी। फिर गविष्टि, युद्ध के लिए प्रयुक्त एक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है। फिर गोपति, राजा या मुखिया के लिए एक उपाधि जिसका अर्थ गायों का रक्षक है, ठीक है। फिर गोधूली, समय, गोधूली बेला कहते हैं ना, गोधूली बेला, वही गोधूली शब्द, समय मापने की एक इकाई गोधूली बेला, देखिए गोधूली बेला आ गई। फिर गवयुति, दूरी मापने के लिए की एक इकाई। दुहित्री, बेटी के लिए एक शब्द जिसका अर्थ है गायों का दूध दूहने वाली। अब आपको मैं इन शॉर्ट बता देता हूं, गाय की उस वक्त बहुत महत्ता थी, एक विशेष स्थान था, क्योंकि कहते हैं ना कि धीरे धीरे हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में समाज, सोसाइटी आ रहा था। तो लोगों को सबसे पहले क्या दिखा, सबसे पहले किस चीज ने अट्रैक्ट किया, गाय, ठीक है। उससे क्या हुआ, पशुपालन से उनके जीवन यापन में बहुत बदलाव हुआ। तो जब कोई नई क्रांति आती है, कोई बदलाव होता है, तो लोगों का उस तरफ झुकाव ज्यादा होता है। तो सम्मान के रूप में गाय को उस जमाने में, आज भी है, और उस वक्त विशेष सम्मान था। हर चीज का जुड़ाव कहीं ना कहीं गौ से था, गाय से था, ठीक है। गोत्र की उत्पत्ति, अब गोत्र की जो बात करते हैं वो भी समझ लीजिए। तो गोत्र जो है वो है क्या, किनशिप यूनिट सिग्निफाइंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर विद इट्स रूट इन कैटल पेन। गोत्र का शाब्दिक अर्थ वंश या कुल है, जो एक ही मूल पुरुष पूर्वज जैसे सप्तऋषि से उत्पन्न संतानों के समूह को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर शांडिल्य हूं, तो यह माना जाए कि मेरे जो पूर्वज हैं, फिर हम शांडिल्य ऋषि के हम वंशज हैं, ठीक है। उत्पत्ति, इसकी शुरुआत प्राचीन ऋषियों जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, शांडिल के नाम से हुई, और ये ऋषि ही गोत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और कृषि अधिशेष ने धार्मिक प्रथाओं के स्वरूप को भी बदल दिया। जैसे अधिक विस्तृत और संसाधन गहन यज्ञों का आयोजन संभव हो सका। पहले क्या होता था ना कि आर्थिक और सामाजिक दायरा सब संकुचित था, ठीक है, यानी छोटा दायरा था। तो जो आयोजन होते थे, अनुष्ठान, पूजा पाठ, बहुत छोटे रूप में होते थे। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक संरचना जो है आपकी वो बढ़ने लगी, उसका विस्तार हुआ, एक्सटेंशन हुआ, तो आयोजन, भव्य आयोजन होते थे, बड़े लेवल स्तर पे होता था, ठीक है। पहले एक छोटा कबीला आता था, अब गांव के गांव पूरा एक राज्य मिलकर, ठीक है, एक जनपद मिलकर पूरा अनुष्ठान करता था, तो उसकी महत्ता थी। फिर धार्मिक जीवन में परिवर्तन, अनुष्ठानों और दर्शनों का विकल्प। तो प्रारंभिक जो वैदिक धर्म था, जो प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर केंद्रित था। जो आपका ऋग वैदिक काल था, उसमें हम प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा हो गई, सूर्य की उपासना हो गई, नदी की पूजा हो गई। आज भी छठ पूजा हम लोग करते हैं या सूर्य उपासना करते हैं, ठीक है। तो उसमें नदी में जाते हैं हम लोग, ठीक है, या तालाब में, ठीक है, या घर पर पोखर हमने बना लिया, सूर्य भगवान भास्कर की पूजा होती है। तो यह सब कुछ की शुरुआत उसी वक्त से हुआ, आपका वैदिक काल जो था, आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो लेटर वैदिक पीरियड आया, यानी उत्तर वैदिक काल में अधिक जटिल यज्ञों और दार्शनिक विचारों में विकसित हुआ, जो बदले हुए आर्थिक और सामाजिक यथार्थ को दर्शाते थे। देखिए, सूर्य
पहले भगवान सूर्य की पूजा, कोई हवन यज्ञ नहीं होता था। जो ऋग वैदिक पीरियड था वहाँ पे सिर्फ भगवान थे, और जैसे उनको जल आप अर्पण करते हैं या छठ पूजा जैसे हुआ, ठीक है, वहाँ अर्घ देते हैं आप। तो सिंपल क्या होता था कि बस प्रकृति की पूजा होती थी। सूर्य क्या है? प्रकृति है। पेड़ की पूजा हो गई, है ना? उस तरीके से होता था। उसके बाद क्या हुआ? हवन अनुष्ठान, धीरे धीरे हम लोग बढ़े हवन अनुष्ठान की तरफ, ठीक है। अब धार्मिक तुलना देखिए, तो विशेषता प्रमुख देवता क्या थे? आपको प्रारंभिक वैदिक काल में तो इंद्र थे, युद्ध और वर्षा के देवता, इनको इंद्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इंद्र को क्या कहा जाता है? युद्ध और वर्षा के देवता। और अग्नि को अग्नि देवता सबसे प्रमुख देवता थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया, और विष्णु यानी संरक्षक तथा रुद्र यानी विनाशक जैसे नए देवताओं का महत्व बढ़ गया। पूसन जो पहले पशुओं के रक्षक थे, शूद्रों के देवता बन गए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद क्या हो? यज्ञ बलि, यह सरल होते थे, जिनमें भजन और प्रार्थनाएं शामिल होती थी, ठीक है। आपका ऋग वैदिक काल में क्या होता? बहुत सिंपल तरीके से होता था। पूजा पाठ भजन हो गया, प्रार्थना होती थी। यह मुख्य रूप से सामूहिक रूप से किए जाते थे, ठीक है, सामूहिक रूप से होता था। यहाँ पर क्या हुआ? यज्ञ बहुत, जो आपका उत्तर वैदिक काल है यानी लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें यज्ञ बहुत जटिल रूप से हो गया। वर्चस्व की बात होती, विस्तृत दायरा बढ़ गया, महंगे होते थे, उसमें खर्च भी बढ़ गया। अश्वमेध जैसा यज्ञ जो आप सुने होंगे, शाही संप्रभुता का दावा करने के लिए किया। अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो संप्रभुता, यानी कि भाई एक अश्वमेध यज्ञ में क्या था? घोड़ा छोड़ दिया जाता था। कोई अगर नहीं रोकता तो माना जाता कि वो राजा है, ठीक है, शक्तिशाली राजा है। अगर जो रोकता था उससे फिर युद्ध करना होता था उस राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा है। अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। अश्व बलिदान यज्ञ होता था, और राजसूय जैसे बड़े यज्ञ राजाओं द्वारा अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए, शक्ति पावर की बात आ गई वहां पर, है ना। फिर धार्मिक दर्शन, तो धर्म प्रकृति की शक्तियों की स्तुति पर, धर्म प्रकृति की शक्तियों की स्तुति पर केंद्रित था। उस समय जो भी धार्मिक दर्शन था, ठीक है, उसका मेन फिलोसफी क्या था? तो उसका था कि भाई प्रकृति, नेचर की पूजा होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर हम बढ़े उत्तर वैदिक काल की तरफ, तो उसमें क्या हो? इस काल के अंत में यज्ञों की जटिलताओं और पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण उपनिषदों में पाए जाने वाले गहन दार्शनिक विचारों का विकास हुआ, जिसमें आत्मा और ब्रह्म जैसी अवधारणाओं पर जोर दिया गया, ठीक है। ये सारी फिलोसफी जो है, नए नए दर्शन, इनका उदय हुआ। अब इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि है ये बहुत जटिल है ये, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना जो है एक ट्रांजिशन पीरियड को पढ़ना है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है? प्रमुख परिवर्तनों का संश्लेषण। वैदिक काल के दो चरणों का अध्ययन हमने एक गतिशील समाज के विकास को हमें दिखाता है। प्रारंभिक वैदिक समाज एक अर्ध खानाबदोश, पशुचारक, जनजातीय और अपेक्षाकृत समतावादी समाज था। सही बात है। जो शुरुआती जो आपका वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, उसमें क्या था? लोग कबीलाई रूप में रहते थे, पशुपालन करते थे, है ना। ट्राइबल रूप में जनजातीय व्यवस्था थी। इसके विपरीत जो उत्तर वैदिक काल है आपका, लेटर वैदिक पीरियड है, यहाँ एक स्थिर, यानी लोग इधर से उधर नहीं भटकते थे, एक जगह रहते थे, है ना। पक्के मकान बनने लगे, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कृषि आधारित हो गया। पशु पशु आधारित व्यवस्था से क्या हो गया? कृषि, लोग खेती करने लगे, क्षेत्रीय राज्य परिवर्तित होने लगा। फिर कबीले से लेकर क्या हुआ? एक राज्य स्टेट की बात आ गई, जनपद की बात आ गई, ठीक है। आपको राष्ट्र की बात आई, जिसमें एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम, जो जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, ठीक है। एक शक्तिशाली राजा और जटिल धार्मिक अनुष्ठान किए जाने लगा उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। इस पूरे सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख उत्प्रेरक लौह प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ। लोहा जो आयरन है, उसका जो है उदय हुआ, इसी पीरियड में इसकी खोज हुई, जिसने कृषि का विस्तार किया और एक स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव रखी। निश्चित तौर पर लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सुधार हुआ। क्यों? हर चीज़ देखिए, पूंजी, पैसा, है ना, समृद्धि, उसी से आपके जीवन स्तर में बदलाव होगा। खेती किसानी की निश्चित तौर पर है कि उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई। यह क्योंकि पशुपालन के साथ साथ क्या हुआ? वो खेती भी करने लगे। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक संरचना को ही बदला, बिल्कुल बदला। पारिवारिक जीवन में महिलाओं की स्थिति अब क्या था? जो आपका ऋग वैदिक था उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया, यानी उत्तर जो आपका ऋग वैदिक काल आया,
उसमें क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा-सा आपको गिरावट वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है? पुरुष प्रधान ज़्यादा हो गया। उसके बाद धार्मिक दर्शन को भी में बदलाव हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्थापित हुई ये संस्थाएँ और विचार प्राचीन भारत में बाद के साम्राज्य और सामाजिक राजनीतिक विकास की नींव बने। देखिए, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ जो बदलाव हुआ, ऋग वैदिक काल से जब हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग आए, तो समाज में कुछ ऐसा बदलाव हुआ, ठीक है? कुछ ऐसा बदलाव हुआ जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आज भी आप पाएँगे कि आपको देखने को मिलता है। ये सारे बदलाव जो है हुए। तो इन शॉर्ट बहुत कंसाइज़ फॉर्मेट में मैंने आज के इस पूरे लेक्चर को कवर किया है। लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, यह सारा सब कुछ, ठीक है? इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, है ना? और कोई सवाल होता है तो आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।